प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको समाजशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय नक्सल समस्या व उसके समाधान के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में नक्सल समस्या का जन्म हुआ और फला फूला, उसका मध्यांतर क्या था, उसकी पतन क्या थे। पतन तो मैं नहीं कह सकता कि भी पतन हुआ है, लेकिन किस तरह से नक्सल समस्या में धीरे दिन गिरावट आई, इस पर हमें चर्चा के बिंदु के ऊपर मैं वीडियो में पर दर पर खोलूँगा। और उसमें आप ये समझेंगे कि किस प्रकार से नक्सल की समस्या एक सामाजिक समस्या के या जन क्रांति के रूप में सामने आई। बाद में इसमें यूँ कहें कि एक लालच या प्रलोभन या ताकत की मसाला उसमें चढ़ा, और बाद में जब जनताओं का समर्थन नक्सलों पर नहीं का साथ नहीं मिला, और साथ में यूँ कहें कि सरकार का भी दबाव जो है नक्सलियों पर पड़ा, तो किस प्रकार से नक्सली पतन की ओर जाने लग गए या उनमें गिरावट आ गई, उसके ग्राफिक पर चर्चा करके हमको समझाएंगे कि इसकी समस्या की शुरुआत कैसी हुई, मध्यांतर को हुई, और इसके समाधान की क्या क्या संभावना है, इस पर हम चर्चा करेंगे या वीडियो में हमको बताएंगे। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों इस वीडियो को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के कुछ गांव नक्सलबाड़ी, अमारबाड़ी, तुमारबाड़ी, खाड़ीबाड़ी में नक्सल आंदोलन की शुरुआत 1969 में एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ। आंदोलन की शुरुआत किसानों तथा चाय बागान के मजदूरों ने उस समय के जमींदारों, व्यापारियों के विरुद्ध शोषण व अत्याचार से त्रस्त होकर एक विरोध आंदोलन के रूप में प्रारंभ की। ऐसा माना जाता है कि तब के पुलिस प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने जमींदारों व बड़े व्यापारियों का साथ दिया, जिससे प्रोत्साहित होकर यह जमींदार तथा बड़े व्यापारी अपने अंडर में कार्य करने वाले किसानों तथा चाय बागानों के मजदूरों का शोषण करते थे और उन्हें कम मजदूरी देते थे। विरोध करने पर अपने लठेतों से उनको पिटवाते थे। इन सब के साथ साथ गांव के साहूकारों, धनासेठों ने इन त्रस्त व शोषित लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज दिया और उनकी जमीनों के बदले में उन्हें ही बंधुआ मजदूर बना दिया। इस प्रकार किसान भूमिहीन होने लगे और मजदूर शोषित। इस विपरीत परिस्थितियों ने किसानों तथा मजदूरों को जमींदारों, बड़े व्यापारियों व साहूकारों के विरुद्ध एकजुट होने का मौका मिल गया और उन्होंने एक विरोध आंदोलन का रूप इसे दे दिया। ये आंदोलन तब हिंसात्मक हो गया जब भीड़ में पुलिस ने गोली चलाई और कई ग्रामीणों को मार दिए। इसके विरोध में जंगल संथान नामक एक आदिवासी युवक ने इस गोलीकांड के दोषी इंस्पेक्टर पर गोली चलाई और उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान एक और घटना घटी जो कि आंदोलनकारी किसान मजदूरों को बल प्रदान किया। वो ये था कि एक किसान जिसका नाम विमल पाल था, लंबे कानूनी संघर्ष के बाद अपनी जमीन को कोर्ट के निर्णय से गांव के साहूकारों से छुड़ाने के लिए आदेश पत्र लेकर गया, लेकिन साहूकार ने जमीन लौटाने को मना कर दिया। इससे असंतुष्ट विमल पाल ने ग्रामीणों की मदद से उस साहूकार के घर में हमला कर सारे जमीन के कागजात लूट लिए और बही खाते को आग लगा दिया और अपनी जमीन पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इस हिंसा ने ग्रामीणों को विरोध का एक नया रास्ता मिल गया और उन्होंने इस आंदोलन को भूमि सुधार व्यवस्था आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जिसमें धीरे धीरे शोषित किसान, भूमिहीन मजदूर का जन समर्थन मिल गया। ये आंदोलन जो कि नक्सलवादियों से प्रारंभ हुआ था, जिसे अब एक विचारधारा मिल गई, फिर इसमें जन समर्थन मिल गया। नेतृत्व के संगठन के लिए उस समय के पश्चिम बंगाल के वामपंथियों जो कि चीन से प्रभावित व समर्पित थे, एक संगठन को बनाने में अपना योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले कान्हाई चटर्जी ने दक्षिण देश नाम का एक संगठन बनाई। बाद में चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने मिलकर एक दूसरा संगठन CPI माले व संगठन को गठन किया, जो कि उक्त आंदोलन के विचार के समर्थक थे। इसी दौरान एक और कम्युनिस्ट दल CPI मार्क्सिस्ट ने भी आंदोलन के संगठन को अपना समर्थन दिया और उसे आगे बढ़ा। इस प्रकार 1967 से 1970 के बीच नक्सल आंदोलन ने तेजी पकड़ी और आगे बढ़ी। यहाँ से नक्सल आंदोलन तेजी के साथ बढ़ा और आगे बढ़ता गया। जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया कि पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से प्रारंभ हुए नक्सल आंदोलन 1970 से 1970 के बीच तेजी से हिंसक व आंदोलनकारी हो गया और तेजी से उस समय वो बढ़ा। लेकिन 1970 से 1975 के बीच जब पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध तेज होने लग गया।
बड़ी संख्या में वहाँ के बांग्लादेशियों को पाकिस्तानी सेना के द्वारा अत्याचार किया जाता रहा। इसके कारण वहाँ के बांग्लादेशी मुसलमान पश्चिम बंगाल में आकर बड़ी संख्या में शरण लेने लग गए। इससे भारत की आंतरिक व्यवस्था बिगड़ने लग गई, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना भारत के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लग गई थी। तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का बंद बना लिया था। सैनिकों के एक बटालियन को नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आदेश दिया गया, क्योंकि उस समय नक्सली पाकिस्तान की सेना की समर्थन से हथियार जमा कर रहे थे और सरकार के विरुद्ध एक क्रांति खड़ा करना चाह रहे थे, जिसे दबाना या खत्म करना तत्कालीन सरकार के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती थी कि युद्ध के दौरान देश के भीतर में सेना पर हमले हो और दो क्षेत्रों से भारतीय सेना को उससे लड़ना पड़े। सेना ने तेजी से कार्रवाई की और नक्सलियों की लगभग कमर ही तोड़ दी। यही वो दौर था जब नक्सली पतन की ओर चले गए। 1980 के आते आते नक्सली पुनः अपने संगठनों को मजबूत करने लगे और पश्चिम बंगाल से ये नक्सल गतिविधि दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में शिफ्ट हो गया, जिसका श्रेय कोंडापल्ली सीतारमन नामक नक्सली को जाता है, जिसने पीपुल वॉर ग्रुप नामक संगठन बनाई और उसका विस्तार उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ। अब यदि हम 1980 से 2018 के बीच नक्सली गतिविधियों के तेजी से पनपते और फिर के गिरते ग्राफ के कारणों को ध्यान दें तो पाएंगे कि यह वो दौर था जब देश में तेजी से वैश्वीकरण हो रहा था, उद्योग लग रहे थे, निजीकरण ने अपनी तेजी दिखाई, जिसमें कोई शक नहीं कि इससे विकास हुआ। लेकिन सुदूर ग्रामीण आदिवासी अंचल में वहाँ के ग्रामीणों को जमीन छीने जाने लगी। जंगल पर उन पर निर्भरता कानून के बनने के साथ साथ खत्म होने लग गई। रोजगार के स्थानीय स्रोत कम होने लग गए या वो कहें तो खत्म होने लग गए, जिससे ग्रामीणों के आय में गिरावट आई और वे मुख्य धारा से कटने लग गए, इसमें उनमें असंतोष पनपने लग गया। इसी असंतोष का लाभ नक्सली ने पुनः एक बार उठाया और उन्हें सशक्त आंदोलन के लिए उकसाया और आंदोलन में गति आने लगी। इसी जन असंतोष व समर्थन का लाभ लेकर नक्सलियों ने पुलिस व अर्धसैनिकों पर अनेक बड़े बड़े हमले किए, निर्दोष ग्रामीणों को बंधक बनाया, उन्हें पुलिस का मुखबिरी का आरोप लगाकर उन पर जन अदालत की आड़ में उनकी हत्याएं की। कहा जाता है कि वे निर्दोष ग्रामीण थे जिन्होंने नक्सली गतिविधियों का अपने गांव में विरोध किया, स्थानीय लोगों को उनके विरुद्ध समझाने का प्रयास किया, जिससे नक्सली अपने लिए एक खतरा मानकर जन अदालत के नाम पर सार्वजनिक गोली मारी, फांसी पर लटकाया, गला काट दिए एवं दूसरे ग्रामीणों को ये सब देखकर भयभीत हो गए और वे नक्सली के विरोध में न जाने का प्रण लिया। तो इस प्रकार 1980 में 2018 तक नक्सलियों का जंगलों में हिंसात्मक तांडव उग्र रूप लेने लग गया। केंद्र एवं राज्य सरकारें भी कड़े कदम उठाने के लिए उस समय काफ़ी असमंजस की स्थिति में थी, क्योंकि एक तो ये नक्सली निर्दोष भोले भाले ग्रामीणों को अपने ढाल के रूप में उपयोग करती थी। सरकार चाहती तो सेना का सीधा प्रयोग कर 1971 की तरह नक्सलियों को जड़ से खत्म कर सकती थी। ये 1971 की युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि सेना के जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई में कुछ स्थानीय ग्रामीणों के भी मारे जाने की संभावनाएं थी, जिसका विरोध बाद में तथाकथित शहरी मानव अधिकार कार्यकर्ता कर सकते थे। इसी असमंजस का फायदा नक्सलियों ने उठाया और अपने क्षेत्र में समानांतर सरकारें की तरह लेवी टैक्स वसूली प्रारंभ कर दी। वे खनन व्यापारियों, वन व्यापारियों, ठेकेदारों, उद्योगपतियों, स्थानीय व्यापारियों को डरा धमकाकर उनसे हफ्ता, महीना व टैक्स वसूलते लगे। लेवी के रूप में हम पैसा लेते हैं, वो तो हम अपना उसी पैसा से अपना संघर्ष को संचालित करते हैं। जैसे हमको गोली बारूद, वर्दी, जूता, चप्पल, कपड़ा, जो भी पेपर पत्रिका जितना भी खर्च होता है टोटल लेवी का ही पैसा से। इस प्रकार स्थानीय रिपोर्ट या मीडिया रिपोर्ट के माने तो जिन लोगों ने, जिन व्यापारियों ने, जिन उद्योगपतियों ने, स्थानीय लोगों ने लेवी दिया, टैक्स दिया, उन्हीं को वहां रहने की अनुमति मिली या उनको जो जान बख्श दिया गया। एक अनुमान के अनुसार पूरी नक्सली कॉरिडोर में लेवी के रूप में प्रति वर्ष 5000 करोड़ रुपए की वसूली की जाती थी, जिसका की उपयोग भी हिंसात्मक कार्यों के लिए वे किया करते थे। ये भी स्थानीय रिपोर्ट की तरफ ध्यान दे या लोगों से संपर्क से पता चला कि वे नक्सली स्थानीय स्कूलों में आधमकते थे और मिड डे मील की जो भी सामग्री थे, भोजन थे, उन्हें वे लूट लेते थे या उन्हें ग्रामीणों को धमका दिया जाता था कि वे निश्चित समय पर आएंगे और आ करके जो है वे ले जाएंगे।
लेके ताकि देखते हैं रिपोर्ट। हम लोग से बोलता है कि तो खाना ताला जो है से खोल दो, छोड़ दो, और हम लोग बाकी जो है रहता है मध्य भोजन सब हम लोग खा जाता है। नहीं, डर से नहीं। इस प्रकार अगर जैसे हमने पूर्व में भी कहा था कि नक्सलियों के द्वारा इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों के कारण मुखबिरी के शक में जन अदालत लगाए गए, लोगों को प्रताड़ित किया गया, तथाकथित न्याय के नाम पर लोगों को जो है बरगलाया गया और स्थानीय लोगों को, युवाओं को मारा पीटा गया, उनकी हत्याएं की। इस प्रकार से एक प्रकार का विरोध का वातावरण अब ग्रामीणों को मन में जो है नक्सली विरोध में आने लग गया। यदि हम अब नक्सलियों के पतन का अध्ययन करें तो पाएंगे कि वे वन संपदा की लूट, अवैध खनिज का खनन, ड्रग्स कारोबार में भी उनकी संलग्नता थे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वे आतंकवादियों के साथ अवैध हथियारों के आदान प्रदान व सूचनाओं को हस्तांतरित करते थे। रिपोर्ट में तो उनका संबंध श्रीलंका के LTTE उग्रवादी व पूर्ववर्ती राज्यों के आतंकवादियों के साथ सांठगांठ के भी पुख्ता सबूत मिले हैं। वे संपदा के लूट, अवैध खनिज खनन के अपने योगदान देते थे। ड्रग्स कारोबार में भी उनकी संलग्नता थी। अवैध हथियारों का कारोबार और आतंकवादियों को साठ काट के भी उनके जो है सबूत प्राप्त हुए। इन सब गतिविधियों के कारण उनका जन समर्थन तथाकथित जन समर्थन कम होने लग गया और वे मूल उद्देश्य से भटकने लग गए और उनका प्रधान। तो चलते हैं सुधार्थी, अब हम नक्सली हमले या उसकी गतिविधियों का पूरे देश में जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में नक्सली गतिविधि हुए हैं उनसे तुलना करें। जैसे झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में जो नक्सली गतिविधियां इन वर्षों के दौरान हुई, उनके गतिविधियों और आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें कोई शक नहीं कि इनके हमलों से जनशक्ति को नुकसान हुआ, जान माल की नुकसान हुआ। फिर भी अगर हम अब आंकड़ों से तुलना करें तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहले की तुलना में इनकी गतिविधियां में काफ़ी कमी आई है। गौरतलब है कि 2008 में समस्त नक्सल प्रभावित राज्यों की यदि हम बात करें तो पाएंगे कि इन राज्यों में कुल 223 जिले 2008 में नक्सल प्रभावित थे, लेकिन 2014 में ये घटकर 161 नक्सल प्रभावित जिले रह गए, जबकि 2017 में पुनः इसमें गिरावट आई और कुल 126 जिले नक्सल प्रभावित रह गए। लेकिन जब 2018 की से हम तुलना करते हैं एक साल बाद ही, तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कि मात्र 90 जिले ही सक्रिय रूप से नक्सल प्रभावित जो है जिले पूरे राज्यों में रह गए हैं। इस प्रकार से तुलना देखें तो इनकी आंकड़े में काफ़ी गिरावट आई है। और यदि हम गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो कि संसद में प्रस्तुत की गई थी उसके अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि नक्सल समस्या से ग्रस्त राज्यों में नक्सली हमलों व उसके द्वारा मारे गए आम नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के जवानों के शहीद होने की संख्या में भी कमी आई है। यही नहीं, कुल घटित घटनाओं के अध्ययन से ये भी ज्ञात होता है कि जहां सन 2018 में कुल 833 नक्सली हमले इन राज्यों में दर्ज किए गए, तो वहीं सन 2020 के आते आते इनकी संख्या में गिरावट देखी गई, जो कि 392 ही रह गई। अब यदि हम छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधि का अध्ययन करें तो पाएंगे कि सन 2017 की तुलना में नक्सली गतिविधियों की उत्तरोत्तर गिरावट देखी गई है, जो कि सरकारी व अर्धसैनिक बलों व पुलिस जवानों तथा स्थानीय नागरिकों के प्रयासों का ही परिणाम है। और अगर कुछ आंकड़ों का अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आंकड़ों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि जहां 2017 में 230 नक्सली हमले हुए, तो वहीं 2020 के आते आते ये हमले मात्र 139 ही रह गए। मतलब कुल मिलाकर जो है अभी नक्सली गतिविधियों में काफ़ी कुछ नियंत्रण छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पा लिया गया है। यदि आज पूरे देश में नक्सली समस्या की गतिविधियों पर आंकड़ों का आधार पर अध्ययन करें तो पाएंगे कि 2018 से 2020 तक नक्सली हमले में 162 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, तो वहीं 463 आम नागरिक इस दौरान नक्सली हमले में मारे गए, जबकि सुरक्षा बलों के द्वारा की गई कार्रवाई कारण 473 नक्सली मारे गए, तो वहीं 4319 नक्सली गिरफ्तार हुए। वहीं एक और आंकड़ों के अध्ययन से ये भी ज्ञात होता है कि सन 2009 की तुलना में 2020 के दौरान नक्सली गतिविधियों में 70% की कमी आई है। इस प्रकार इसमें दो प्रकार की वस्तुस्थिति का ज्ञात होता है। प्रथम, या तो सुरक्षा बलों के द्वारा नक्सली की समस्या को बड़ी सजगता नियंत्रण किया गया है, या फिर स्वयं नक्सली खुद हतोत्साहित हुए हैं।
फिर भी हम अभी भी नक्सली सक्रियता से इनकार नहीं कर सकते। वे रुक रुक के इन राज्यों में नक्सली हमला करते हैं और आम नागरिकों को व उनके जन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें और अधिक सजगता व नियंत्रण की आवश्यकता है, अन्यथा पुनः 1980 ही की तरह ये फिर से अपना सर उठा सकते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई और वो तेज़ी से अपने आंदोलन के शुरुआत दिन में तेज़ी से वो बढ़ा। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये आंदोलन कोई भी जन आंदोलन हो जिसका उद्देश्य सकारात्मक हो, जन भावनाओं के अनुकूल हो और जनताओं के हित के लिए हो, ये जन आंदोलन निश्चित रूप से उसको सफल होना ही चाहिए। लेकिन अगर बाद में इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों या विध्वंसकारी लोगों या लालची प्रवृत्ति के लोग इस आंदोलन से जुड़ जाए, इस प्रकार के आंदोलन से जुड़ जाए, तो ये आंदोलन का रूप जो है विकृत स्थिति में आ जाता है। परिणाम स्वरूप ये आंदोलन जो है अपने लक्ष्य से भटकने लग जाता है और भटक करके जो है ये वो सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पाता जिसकी उम्मीद शुरुआत में आंदोलन से की जाती है। नक्सल आंदोलन भी इसी प्रकार से रही है। इसमें कुछ ऐसे नक्सली जिसको कुछ हद तक, यद्यपि इनका अधिकृत नाम उग्रवादी या आतंकवादी नहीं है, लेकिन इनके जो कार्यकर्ता थे आतंकवाद उग्रवाद से कम विचारधारा के नहीं थे। उनका मेन सोच ये था कि किस प्रकार से हम उग्र होकर के प्रशासन, शासन या सामाजिक व्यवस्था पर हम नियंत्रण स्थापित करें और नियंत्रण करने के बाद उससे हम लाभ अर्जन करें, जो मैंने आपको वीडियो में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपना लाभ अर्जन किया है। लेकिन मैंने आपको कुछ क्षण पहले ही बताया कि यदि आपका उद्देश्य जब सकारात्मक से नकारात्मकता की ओर जाने लग जाती है तो यही जनता समझ जाती है कि किस प्रकार से इनका अब साथ देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये तो अब अपने हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको अपना कलेक्शन से मतलब है, या आपने जो कमांडर है या आपने जो योद्धा है, उनके शब्दों में जो योद्धा है या उनके जो नक्सली, उनके हित के लिए कार्य करना है। क्योंकि इनके गतिविधि कहीं भी आप देख लीजिए जनता के हित के लिए तो नहीं थे। अभी आज के 20-25 सालों के अगर हम टर्म को देखते हैं, कोई बहुत बड़ी जनताओं के हित के लिए तो उनके कार्य गतिविधि तो चल नहीं रहे थे, वे अपने हित के लिए संगठित हो रहे थे। लेकिन जब शासन को लगने लग गया कि अब इन पर नियंत्रण करना अब आवश्यक है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि शासन प्रशासन से ज़्यादा ताकतवर कोई भी संगठन नहीं हो सकता। इसीलिए शासन के हित इसी में था कि अब इन पर कुठाराघात किया जाए, अब इस पर जो है दबाव डाला जाए। इसीलिए विगत कुछ वर्षों से मैं छत्तीसगढ़ की समस्या या देश के अन्य राज्यों की नक्सली समस्या के बारे में बता रहा हूं कि अब उनके सरकारों को लगने लग गया कि नहीं, अब नक्सलियों पर तेजी से आक्रमण करने का समय आ चुका है या उन पर दबाने का समय आ गया है, और वो उन्होंने ये किया भी। और चूंकि मैंने कहा कि अब ये संगठन विहीन हो गए हैं, अब इनके जो कार्यकर्ता हैं या नक्सली लोग हैं, अब ये एक उद्देश्य से भटक चुके हैं, लालच में आ चुके हैं, तो अब उनमें लड़ने की जज्बा नहीं रह गया है या सकारात्मक सोच की जज्बा नहीं रह गया। इसीलिए अब ये धीरे धीरे जो है अब ये पतन की ओर आने लग गए हैं। लेकिन मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कैंसर की बीमारी, हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा कैंसर किसी मरीज में आया और दवाई से, ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल में आ गया है और वो मरीज खुश होने लगता है और अपनी स्वच्छंद जिंदगी जीने लगता है, लेकिन हो सकता है वो वापस वो कम बैक कर जाए। उसी प्रकार के नक्सल समस्या को भी मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार से इस पर ढलाई देना या हम आंख बंद कर लेना कि नहीं अब ये नक्सल समस्या अब कंट्रोल में आ गई है, ये खत्म होने की स्थिति में आ गई है, यहीं पर शासन प्रशासन की हार आना प्रारंभ हो जाएगा और नक्सली फिर से समस्या पैदा करने लग जाएंगे। इसीलिए अब समय आ गया है कि इनको पूरी तरह से खत्म किया जाए, पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की आने वाले समय में दोबारा इनको उठने का मौका नहीं मिले। क्योंकि जिस ढंग से संसाधन बर्बाद हो रहे हैं शासन प्रशासन के, जनताओं के कर इनके साथ ये लड़ाई में खर्च हो रहे हैं,
कहीं ना कहीं विकास को बाधित करते हैं। समय भी जाता है, ऊर्जा भी जाती है और व्यर्थ की जो है एक समस्या को जम लिया जाता है। इसीलिए अब समय आ गया है कि इसको पूरी तरह से इसको ब्लैंक कागज की तरह दबा दिया जाए और हमारा सारा नेटवर्क, हम लोगों का सारा एनर्जी या धन वहाँ उस क्षेत्र की विकास पर लगा दिया जाए, ताकि दोबारा इस प्रकार की समस्या उठे ही नहीं पाए। तो विद्यार्थियों, अब हमें बताएंगे कमेंट्स करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।